नमस्ते दोस्तों, डेली फैक्ट्स के ऑडियो बुक जंक्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लेकर आए हैं डार्क हॉर्स ऑडियो बुक का अगला भाग, जहां संघर्ष अब और कठिन होता जा रहा है। हर एस्पिरेंट की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो हार मानने के बजाय फिर से उठ खड़ा हो। आज का भाग आपको मोटिवेशन, इमोशन और रियलिटी तीनों का शानदार मिश्रण देने वाला है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं डार्क हॉर्स पार्ट 4। अरे कल से कहाँ हैं मनोहर लाल जी, फ़ोन वो नहीं लग रहा था आपका। अजी संतोष जी का एडमिशन करवा दिए हैं, बधाई दे दीजिए और पार्टी का तय कर लीजिए, राय साहब ने इस जोश के साथ बताया जैसे भारत को यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाकर आ रहे हों। अरे हम तो अभी यहाँ साला लाल किला में हैं महाराज, चचा को घुमाने लाए हैं। एम्स में किडनी दिखाए हैं, अब अपने पूरा दिल्ली देखेंगे। साला बताइए, 100वां बार आ गए हम लाल किला, अभी हुमायूं के कब्र पर जाना है और गांधी जी के भी। फिर कहे हैं कि कुतुब मीनार और इंडिया गेट दिखाओ। साला हम तक गांव के लोग को दिल्ली पर्यटन कराने में ही आधा साल गंवा देते हैं। एकदम पूरा दिल्ली का जनरल नॉलेज पढ़कर आए हैं, एको गो चीज़ नए छोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कंबोडिया का सुल्तान आया है भारत भ्रमण पर। ऊपर से इनका प्रश्न तो आप जानबे करते हैं, एकदम पढ़ाई भी कल से छूटा हुआ है राय साहब। अभी चचा जाए तबे तक कुछ काम का बात हो। अच्छा सुनिए न, वो पार्टी 2 दिन बाद का रख लीजिए ना, चचवा का परसों ट्रेन है, धरा देते हैं तब कंपार फ्री होगा, थोड़ा हेडेक हो गया है साला। मनोहर ने एक सांस में अपनी पूरी वेदना कह डाली। दिल्ली रहने वाले छात्र अपने गांव इलाके के लोगों के लिए एक गाइड की तरह थे। दिल्ली आए परिचितों को दिल्ली परिभ्रमण कराना उनके सामाजिक दायित्वों में था। एक ही जगह पर कई बार जाना और हर बार अलग अलग लोगों के साथ नए जोश के साथ जाना निश्चित रूप से बड़ा कष्टकारी था। आपको ऐसा दिखाना होता था कि आप भी उनके साथ पहली बार ही उस स्थान पर आए हैं और आपको भी उनके जैसे ही उत्साह और रुचि के साथ चीज़ों को देखना होता था, नहीं तो साथ वाला बुरा भी मान सकता था। घूमने फिरने के साथ ऐसे लोग चोर बाजार और पालिका बाजार में खरीदारी का भी अटल कार्यक्रम लेकर आते थे। ऐसे लोगों के साथ पीछे पीछे दुकान दर दुकान घूमना जीवन के सबसे खराब क्षणों में से एक होता था किसी भी छात्र के लिए। चोर बाजार और पालिका बाजार दिल्ली से बाहर के बिहार यूपी के लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय और जाना पहचाना बाजार था। राय साहब से बात कर मनोहर वापस लाल किला के मुख्य गेट पर खड़े अपने चाचा के पास पहुंचा। क्या हुआ, बहुत जल्दी में तो नहीं हो? किसका फ़ोन था? चाचा ने लाल किले में प्रवेश में हो रही देरी पर खींचते हुए कहा। नहीं कोई बात नहीं है, वो सर का फ़ोन था कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और हम क्लास नहीं जा रहे हैं, तो हम बोल दिए कि सर कल भर छुट्टी दे दीजिए, हमारे चाचा आए हैं, हॉस्पिटल में हूँ। मनोहर ने मन ही मन कुड़ते हुए कहा। ठीक है, तो अब चलोगे भीतर? वाह, चाचा ने बढ़ते हुए कहा। 2 मिनट कतार में चलते हुए दोनों लाल किले के अंदर पहुंच गए। भाई बहुत पुराना है यार ये तो, चाचा ने किले के चारों ओर एक नज़र घुमाते हुए कहा। सुनते ही मनोहर ने मन में चिढ़ते हुए कहा, हाँ चाचा, आप तनी देर से आए, जिस साल हम आए थे शुरू में तब एकदम नया था। मनोहर ने चाचा की लगभग लेते हुए कहा। कितना साल पहले बे, कोनो आजे का बना है का? अच्छा छोड़ो, देखो ये यहीं से झंडवा फहराते हैं न मनमोहन सिंह, चाचा ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। हाँ, नेहरू जी भी यहीं से फहराए थे, मनोहर ने मुंह बिचकाकर कहा। चाचा लाल किले का एक एक कोना घूम घूम कर ऐसे देख रहे थे जैसे इसे खरीदने का बयाना करने आए हों। दीवारों को छूकर देख रहे थे, खंभों को उंगली से खोदकर लाल बलुआ पत्थर की क्वालिटी देख रहे थे। चूंकि उनका भी मोतिहारी में छड़ सीमेंट का धंधा था, सो ये पुराने जमाने की प्लास्टिक की भी विशेषता देखना चाह रहे थे। थोड़ी देर घूमने के बाद वे ठीक मुख्य बरामदे के पास, जहाँ कभी मुगल बादशाह का तख्ते ताउस रखा जाता था, वहाँ बैठ गए और ऊपरी जेब से खैनी की डिब्बी निकाली। चलो ज़रा यहाँ खैनी खा लें, यादें रहेगा कि लाल किला में बैठ के खैनी खाए थे कबो, चाचा ने चौंकते हुए कहा। चाचा गार्ड देख लेगा तब मना करेगा, जहाँ तहाँ थूकिएगा तो जुर्माना लग जाएगा, बाहर खाएगा चलिए ना, मनोहर ने टोकते हुए कहा। बेटा जब हम 7वीं में थे तब से खाते हैं, बाप ता मने नहीं कर सका, अब गार्ड करेगा हो? अरे कोई नहीं देखेगा, खाने दो, कहीं नहीं थूकेंगे, चाचा ने निश्चिंत करते हुए कहा। फिर दोनों जांघों के बीच हाथ को घुसेड़ इतनी सफाई के साथ खैनी बनाया और खा लिया कि एक झलक में तो मनोहर को भी पता नहीं चला। अक्सर ऐसे धुरंधर खैनीबाज इस तरह का हुनर खास तौर पर रखते हैं, क्योंकि माँ, बाप, चाचा, मामा से नज़र बचाकर रोज खैनी खाने का अभ्यास उनको बचपन से होता है। उसमें भी मनोहर के चाचा तो 7वीं कक्षा से ही खैनी खाते थे, उनका एक लंबा अनुभव था। उन्होंने स्वाभ्यास से घंटों खैनी को बिना थूके होंठ में जमा कर दबाए रखने की क्षमता भी विकसित कर ली थी। ये सारी क्षमताएं ऐसे स्मारकों, मंदिरों या समाधियों में घूमने फिरने के दौरान खूब काम आती थीं, जैसे आज आई थी। मनोहर का इस तरह खैनी खाने से रोकना चाचा को थोड़ा खटक गया था। उनसे रहा नहीं गया, सो उन्होंने खैनी की डिब्बी जेब में डालते हुए कहा, बेटा खैनी रटाने, बनाने और खिलाने के बहाने ही तो रिश्ते बनते हैं, भला तुम्हारे शहर के आइसक्रीम में ये क्षमता कहाँ है? चाचा ने अनजाने में ही एक दार्शनिक वाले अंदाज में गजब की बात कह डाली थी। वास्तव में खैनी में लोगों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता होती है।
एक अनजान व्यक्ति भी किसी अजनबी से बेहिचक खैनी मांग सकता था और दूसरा बड़े आत्मीयता से रगड़ रगड़ बना उसे खिलाता था। इस दौरान दो अजनबियों के बीच हुई बातचीत से वे अजनबी नहीं रह जाते थे। गाँवों में तो खैनी और गांजा को चौपालों को जोड़े रखने वाला फेविकोल ही जानिए। चाचा ने फिर उचक कर कहा, सुनो मनोहर, एक बात की हम कहीं खैनी खा के थूकेंगे नहीं, लेकिन अगर गलती से मानो थूक भी दिए तो 200 रुपये का जुर्माना देकर ही न जाएंगे। किसी के बाप का कुछ लेकर तो नहीं न जाएंगे। खैनी की थूक पर रुपया न्यौछावर करने का साहस कोई बिहारी ही कर सकता था। हो गया चाचा, अब छोड़िए भी, आप तक खैनी पुराण चालू कर दिए, मनोहर ने कहा। लगभग 2 घंटे तक लाल किले में बिताने के बाद अब उनका अगला पर्यटन स्थल था राजघाट। राजघाट का खुला वातावरण चाचा को बड़ा अच्छा लगा। अंदर गांधी जी की समाधि पर पहुंच चाचा उसे बड़े ध्यान से देखने लगे। इधर उधर देखा और मौका देख समाधि को छूकर प्रणाम किया। मोतिहारी से आए आदमी का गांधी से एक विशेष लगाव बन जाना लाजिमी था। आखिर पहला सत्याग्रह चंपारण में ही तो किया था गांधी जी ने। चाचा बड़े देर तक 3 कठिया नील किसान की भांति एकटक समाधि को देखे जा रहे थे, मानो कह रहे हो, फिर चंपारण चलिएगा का बाबू। मनोहर मन ही मन सोच रहा था कि अब जल्दी से चलें चाचा, नए त देख तो ऐसे रहे हैं जैसे समाधि कोड़ के अस्थि कलश मोतिहारी ले जाने का प्लान बना हो। राजघाट से निकलते ही चाचा ने अपने अर्जित इतिहास के ज्ञान का पिटारा खोला। आदमी बहुत फिट थे ये गांधी जी, इतना कुछ किया देश के लिए, बस एक ठो मिस्टेक कर दिया ये आदमी, पाकिस्तान बनवा दिए, यही एगो गलती कर दिए ई। चाचा ने गांधी जी की ऐतिहासिक गलती के प्रति अपनी ताजी सहानुभूति के साथ कहा, मानो ऐसी ही रोज मिलने वाली सहानुभूति के तेल से राजघाट की समाधि का चिराग जला रहता था। गांधी जी के साथ यह अजीब विडंबना आज तक रही थी कि जिस देश ने इन्हें बापू कहा, उसी अपने देश ने इन्हें सबसे कम पढ़ा था, इनके बारे में सबसे कम जानना चाहा था। हैरी पॉटर और चेतन भगत को दिन रात एक करके पढ़ने वाली पीढ़ी ने कभी गांधी जी के लिए समय नहीं निकाला और गांधी जी जैसे और भी कई व्यक्तित्वों के बारे में उनकी जानकारी केवल पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से सुने किस्से कहानियों के सहारे ही थी और उनकी सारी धारणाएं भी इसी पर आधारित होती थीं। हिंदुस्तान में लगभग हर साक्षर पढ़ा लिखा टाइप आदमी गांधी जी को पाकिस्तान के बनने का शाश्वत कारण मानता था और यह फैंसी ऐतिहासिक ज्ञान खूब प्रचलन में था। यह अलग बात थी कि उनमें कुछ लोग मनोहर के चाचा की तरह सहानुभूति रखते थे और कुछ तो सीधे नफरत करते थे। इस देश ने जितना मार्क्स को पढ़ा समझा और अपने में गूंथा दूसा, उतना अगर गांधी जी को पढ़ा समझा होता तो शायद पीढ़ियों का सबक कुछ और होता। मनोहर ने राजघाट से सटे शक्ति स्थल, किसान घाट, एकता स्थल, समता स्थल, वीर भूमि आदि के भी दर्शन चाचा को करा दिए। चाचा, अब जेतना कब्र और समाधि था दिल्ली में, आप सब देख लिए, कुछ छूटा नहीं है। सोनिया जी और वाजपेयी जी या मनमोहन जी तक अभी खैर ठीक हैं, 10-15 साल में फिर कभी आइएगा तो घुमा देंगे, मनोहर ने हाँफते हुए कहा। साथ ही मनोहर ने मन ही मन पूरे प्रतिशोध के साथ सोचा, और अगर ई बीच आपका किडनी फेल हो गया तो ऊपरे भेंट करिएगा छूटा बचा से। चलो अब सांझ हो जाएगा, डेरा चलते हैं। कल लोटस टेम्पल, इंडिया गेट आरू कुतुब मीनार बाकी रह गया है, चाचा ने अगले दिन के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा। चचा, अरे लोटस टेम्पल तो मेट्रो जब बन रहा था तबे टूट गया, अब कहाँ है लोटस टेम्पल, वहाँ से मेट्रो का पुल बनाकर पार कर दिया ना। मनोहर ने कार्यक्रम को छोटा करने की उम्मीद से एक भयंकर झूठ बोला। हाय टूट गया, ई साला दिल्ली में रास्ता नया था क्या पुल बनाने का, अबे टेम्पल टूट गया, कोनो बवाल नहीं हुआ, चाचा ने बड़ी हैरत से पूछा। बवाल काहे का, कोनो मंदिर या मस्जिद थोड़े टूटा था, ई टेम्पल फैम्पल में का बवाल होगा ई देश में, मनोहर ने व्यंग्य वाले लहजे में कहा। अरे भतीजा ठीक कह रहे हो, लेकिन तुमको बताएं, वो अपने गांव के आगे रघुपुर से माधवपुर वाला रास्ता में जो बजरंगबली मोड़ पर एक छोटका हनुमान जी के मंदिरवा था ना, उसका दीवार का कोई एक ठो ईंटा उखाड़ दिया था। अरे 16 घंटा एनएच जाम कर दिए थे हम सब साला, पानी पिला दिए जी प्रशासन को हम लोग, 12 ट्रक एक के बाद एक फूंक दिए। लास्ट में डीएम साहब बोले कि यहाँ भव्य मंदिर बनेगा, तब जाके जाम टूटा। अभी काम चल रहा है, बगल में अस्पताल बनने का भी प्रोजेक्ट आया था, पर उसका बाउंड्री मंदिर का दीवार से सट रहा था। अब मंदिर के बगल में रोज आदमी मरेगा जिएगा, हॉस्पिटल में ई ठीक थोड़े रहेगा, उसका भी विरोध किए हम लोग। अस्पताल उठाकर दूसरे जिला में चल गया साला, धर्म बचा हम लोग का, चाचा ने महान वृतांत सुनाया। चाचा इतने में ही नहीं रुके, टेम्पल टूटा और बवाल न हुआ पर लगातार आश्चर्य करते हुए उन्होंने एक और किस्सा सुनाया। अच्छा और बताएं, वो रहमतगंज गांव में जो ठीक गांव के घुसते ही मस्जिद है, वहां से सटकर गांव में घुसने का पक्की सड़क वाला रास्ता बन रहा था। अब सड़क जाके मस्जिद के हाथा से सट रहा था, कौन बर्दाश्त करेगा जी। 8 गांव का मुसलमान घेर लिया, सड़क के काम करने वाला कर्मचारी और इंजीनियर सबको बुलडोजर में आग लगा दिया। आखिर काम रोकना पड़ा भाई, जनता के आगे आपको झुकना होगा। मस्जिद के बगल से सड़क ले जाइएगा तो विरोध द होवे करेगा। आज तक सड़क नहीं बना, गांव घुसने का काम रुक ले है, वही सड़कवा भेलवा गांव में दे दिया पीडब्ल्यूडी विभाग। सबको अपना धर्म प्यारा होता है, वो बचेगा तबे ना आगे कुछ है। अरे मेट्रो छत कर नरक जाएगा, ये दिल्ली वाला देखना, टेम्पल तोड़ा है ना।
हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, एक दो ठो मर्डर तो होना ही चाहिए था टेम्पल टूटने पर। क्या करिएगा, दिल्ली में सब मतलबी है, किसी को किसी से कुछ लेना देना है नहीं, ऊपर से सब यहाँ अधर्मी टाइप है चचा। मनोहर ने चाचा को फुल सपोर्ट करते हुए कहा, साथ ही उसका कपार पीटने का मन कर रहा था। मनोहर को लग रहा था कि बस ये दिन दिन भर भूखे बहुवाने से जान छूटे। वह तो कुतुब मीनार और इंडिया गेट भी तुड़वा देता, पर सोचा कि इनकी तस्वीर हमेशा टीवी या अखबार में आती रहती है, सो इतना बड़ा झूठ पच नहीं पाएगा, धरा ही जाएगा। वह तो मन में सोचने लगा कि भला हो अप्पू घर अब खत्म हो गया, नहीं तो एक दिन वहाँ भी झूला झूलने और तारामाची चढ़ने में लगा देते चचा। उस दिन दोनों कमरे पर वापस आ गए। दूसरे दिन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इंडिया गेट पर जाना हुआ। इंडिया गेट को देख चाचा को ये बड़ा रोचक लगा कि ये कैसा गेट है जिसमें आर पार नहीं हो सकते। इसको यहाँ बनाने का मतलब था ए मनोहर, हमको कुछ समझ नहीं आया। चाचा ने पुनः एक सवाल पूछा। चचा अब आप आज भर तो है दिल्ली में, काहे इतना चिंता और रिसर्च कर रहे हैं दिल्ली के बारे में? भानर में जाने दीजिए न, जिसको जो बनाना था जहाँ बनाना था बना दिया। का मतलब इससे हम लोग को अब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़े है कि हर चीज़ के बनाने तोड़ने का सब कारण पूछ के रखे हैं सरकार से। मनोहर पूरी तरह झुंझलाहट से बोला, अरे ये सब जानना चाहिए, का पता कुछ पूछ दे इंटरव्यू में, ऐसे कैसे होगा तैयारी बेटा, तुरंत बौखला जाते हो। चाचा ने नपे तुले खींच से कहा। अच्छा आप ये बताइए, ऊ गांव में पंचायत भवन के सामने सरकार चबूतरा काहे बनवाया था? मनोहर ने पूरे दिन में पहला सवाल पूछा। अरे लोग उठते बैठते हैं, ताश उश खेलते हैं, और काहे? चचा ने कहा। तो यहाँ भी क्या पहलवानी हो रहा है? लोग चारों तरफ उठता बैठता है, घूमता है, बच्चा बड़ा खेल कूद रहा है, इसलिए बनवा दिया इंडिया गेट, लौट नहीं रहा है। मनोहर ने मौलिक कारण बताते हुए कहा। ओहो हाँ, ई हुआ न एक ठो कारण। अच्छा ये जो चिराग है ये हरदम जलते रहता है का, बुत्ता नहीं है कबो? पहले जवाब से संतुष्ट न होने के बाद भी दूसरा प्रश्न पूछ दिया चाचा ने। चचा ई हमनी के बड़का बाबू के दुआरी का लालटेन थोड़ी है जो रात 8 बजे ही भभक के बुझ जाता है। अरे इसको जलाने के लिए यहाँ 24 घंटा आदमी रहता है। मनोहर ने दांत खटखटाते हुए कहा। इंडिया गेट संबंधी जिज्ञासा को शांत कर वहाँ से मनोहर चाचा को लेकर कुतुब मीनार पहुँचा। इस बीच उसे ये भी डर लग रहा था कि कहीं चचवा किसी से लोटस टेम्पल के बारे में इंक्वायरी न शुरू कर दे, इसलिए वह चाचा के साथ साए की तरह सटा रहा और उनके हर सवाल का जवाब दे उन्हें अपने साथ ही बातों में उलझाए रखा। यह अलग बात थी कि उनके हर सवाल में वह खुद उलझ जाता था। कुतुब मीनार पहुंच चाचा ने कुतुब मीनार की ऊंचाई और उसकी नींव की गहराई से संबंधित सवाल पूछे। वहां गड़े लौह स्तंभ के लोहे की क्वालिटी पर भी कुछ बातें की जो इनका छड़ बेचने का पुश्तैनी धंधा होने के कारण लाजिमी था। चाचा ने ये बताया कि ऐसा लोहा मिलना अब मुश्किल है। साथ ये भी बताया कि उनके 70 वर्ष पुराने पुश्तैनी मकान में इसी तरह का लोहा इस्तेमाल हुआ था। अब उसी जगह मनोहर के पिता और चाचा ने वह घर तोड़ नया घर बना लिया था। बस वे यह नहीं बता पाए कि वे छड़ और लोहे अब किस संग्रहालय में गढ़े या रखे हुए हैं। लगभग संपूर्ण दिल्ली दर्शन के बाद वे पुनः शाम तक कमरे पर लौट आए। हालांकि चांदनी चौक न घूम पाने का मलाल चाचा जी के मन में रह ही गया था, पर यह संतोष था कि लाल किला जाने के दौरान एक झलक चांदनी चौक की भी देख ली थी उन्होंने। वे जामा मस्जिद भी देखना चाहते थे, पर मन की बात अब मनोहर से कहना उचित नहीं समझा। सोचा फिर कभी आऊँगा तो देखा जाएगा। इधर रात को खाना खाने के लिए मनोहर चाचा को बतरा ले आया। मनोहर के मित्रों राय साहब और संतोष के अलावा और उन्हें भी चाचा से मिलने की इच्छा जताई थी। मनोहर ने सोचा सबको बुलाकर एक बार इस सुनामी के दर्शन करा ही दूं। मनोहर के चाचा ज्यों ही बतरा पहुंचे, यहाँ के माहौल और भीड़ भड़का आवाजाही देखकर उनके मुंह से निकला, बाप रे यहाँ तमीना बाजार जैसन माहौल है रे मनोहर, यह तैयार होता है देश का आईएएस आईपीएस है ना? साला देख के तय इतना नए लगता है। पढ़ो बेटा मनोहर पढ़ो, ई शाम के घुम्मा फेरी से नए होगा सिलेक्शन। असल में ऐसा कहने के पीछे चाचा जी की कोई गलत मंशा नहीं थी। उन्होंने या उनके जैसे लाखों लोगों ने मुखर्जी नगर और आईएएस के लड़कों की तैयारी के माहौल को लेकर जो खांटी गंभीर टाइप कल्पना कर रखी थी, उससे वास्तविक मुखर्जी नगर का चेहरा अलग था। यहाँ लोग शाम को घूमते फिरते, हंसते मिलते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, ठिठोली और बहस सब चल रहा था। जबकि मनोहर के चाचा जैसे लोगों की कल्पना थी कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहाँ लड़के रात दिन कमरे में बंद बस पड़ते होंगे, हर आदमी गंभीर होगा, लोग केवल किताब खाते और स्याही पीते होंगे। उन्हें लगता था कि हर आदमी शंकराचार्य की तरह सर मुड़ाए होगा या रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ाए होगा। यहाँ के शिक्षक गुरु ड्रोन की भांति तेज से भरे होंगे, हर छात्र एक अर्जुन होगा और सब मछली की आंख फोड़ने के प्रयास में लगे होंगे। कुछ ऐसी ही कल्पनाओं से भरा होता था यहाँ आने वाले हर अभिभावक का मन, पर यहाँ वास्तव में ऐसा तो था नहीं। हाँ, यहाँ कई अर्जुन अपनी अपनी मछली के साथ बतरा विहार करते भले दिख जा रहे थे। मनोहर ने तब तक फ़ोन करके अपने मित्रों को बुला लिया। ये हैं हमारे चाचा जी, मनोहर ने सबसे परिचय कराते हुए कहा। आते ही एक एक कर सबने चाचा जी के पांव छुए। एक साथ इतने लंबे चौड़े पढ़े लिखे लड़कों से पांव छुआने का चाचा जी के लिए ये पहला मौका था। इस वक्त उनका चेहरा गर्व से झिलमिल कर रहा था।
मोतिहारी में दुकान पर रोज ग्राहकों से खिचखिच करने वाले, उधार के पैसों को लेकर गाली गलौज सुनने वाले चाचा जी के लिए यह बड़ा सुखदायी और गौरवदायी क्षण था। वे सोच रहे थे कि इन्हीं में से कल को कोई आईएएस बन जाएगा। वाह, एक भविष्य का आईएएस पांव छू रहा है। यद्यपि उन्होंने मनोहर के लिए ऐसा शायद ही कभी सोचा था। असल में वे उसके चाचा थे और भतीजे की प्रतिभा को लेकर निश्चिंत भी थे कि कुछ अप्रत्याशित नहीं होने वाला है। चाचा जी ने प्रफुल्लित मन से सबको एक एक कर आशीर्वाद दिया और ध्यान से देखा। वे शायद उनमें अपने भतीजे मनोहर से कुछ अलग ढूंढ रहे थे। राय साहब ने एकदम तमीज़दार अंदाज में कहा, अंकल चलें, चाय पी लें। हाँ हाँ चलिए, सब चाय पीजिए। चलिए न, पहले कुछ समोसा पकौड़ा खा लीजिए आप लोग, चाचा ने पूरे चचत्व भाव के साथ कहा। समोसा पकौड़ा खिलाने की बात सुनते ही मनोहर ने सोचा, चलो इनको ईश्वर ने सही समय पर सद्बुद्धि तो दे दी, वरना 3 दिन में 10 रुपया का मुंजा तक न खाए, न साला हमको खिलाएगी। चलो शायद आज ही के लिए बचा के रखे थे खर्च। वाह, हाँ हाँ चलिए, संतोष, भरत, राय साहब आए, मनोहर ने दुकान की ओर चलते हुए कहा। दुकान पहुंच सब समोसा खाने लगे। इतने में भरत ने पॉकेट से सिगरेट निकाली और एक्सक्यूज़ मी का मंत्र पढ़ सिगरेट जलाने लगा। एक जोरदार कश लेकर उसने सिगरेट मनोहर की तरफ बढ़ाई ही थी कि मनोहर कुछ पीछे हो लिया और मुंह घुमा पकौड़ी का ऑर्डर देने लगा। चाचा ने भरत को भर नज़र देखा। भरत के लिए ये सब नॉर्मल था। आप सिगरेट पीते हैं? चाचा ने यूं ही पूछ लिया। या अंकल 10 से पीता हूँ। एक्चुअली हमारे हॉस्टल में न सब पीते थे। हाँ, बट स्मोकिंग हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं ड्रिंक भी करता हूँ ना, तो लिमिट में ही, भरत ने गोल गोल छल्ला बनाते हुए कहा। चाचा को पहली बार सवाल से बड़ा जवाब मिला था। राय साहब ने मामला भांप लिया। संतोष तो समोसा बस गले में अटकाए खड़ा था और मनोहर पकौड़ा लेकर आ ही नहीं रहा था। असल में यहाँ लोग इतना मेंटल प्रेशर में होते हैं न दिन रात पढ़ के, सो कभी कभी ले लेते हैं कुछ लड़के, पर हाँ, सब नहीं करते हैं ऐसा। अब अपने मनोहर को ही ले लीजिए, छूना भी पाप समझता है, राय साहब ने मामला रफू करते हुए कहा। चाचा जी ने भी असहज होते हुए भी खुद को संभाला और चुपचाप ही रहे। इसके बाद मनोहर के मित्र चले गए। वे दोनों चाचा भतीजा कमरे पर वापस आ गए। चाचा जी ने भरत उवाच पर कोई चर्चा नहीं की। मनोहर तो तब से लगातार चिंता और दहशत में था कि अब आगे बाबूजी को कुछ पता न चल जाए। सुबह मनोहर और चाचा जी दोनों देर से उठे। दिल्ली दर्शन करने में काफ़ी पैदल चल चुके थे कि थकान तो होनी ही थी। शाम को चाचा जी की ट्रेन थी। थोड़ा जल्दी ही निकल वे दोनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। अब चाचा जी ने अपने मन का सारा गुबार निकालते हुए पूछा, तुमको भी बहुत मेंटल स्ट्रेस रहता है का बेटा? सुनते ही मनोहर का सर चकरा गया कि ये कैसे हुआ, कहाँ चूक हो गई कि चाचा को सब पता चल गया। बेटा, तुम्हारा अंग्रेज़ी अखबार, अंग्रेज़ी गाना, अंग्रेज़ी गायिका तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं हो गए हो? हम तुम्हारे कमरे पर बैठ के नीचे अंग्रेज़ी बोतल भी देख लिए हैं। थोड़ा अंग्रेज़ी मीडियम कम ही रखो तुम, हिंदी ही ठीक है, समझे? बहुत मेंटल स्ट्रेस है ना, तो घर वापस चलो बाप, चाचा का बिजनेस संभालो, बहुत पढ़ लिए तुम। चाचा ने एक बार की सारा क्रोध उगल दिया था मनोहर पर। नहीं चाचा, आपकी कसम कुछ नहीं पीते हैं हम, मनोहर ने एक निरीह खरगोश की भांति कहा। चुप बेहुदा, हमारा झूठा कसम खाता है, किडनी फेल करवाओगे का रे। और तुमरा जो शकिल हम देखे हैं, बोलो वो छोटा लड़का फ्रेंच दाढ़ी वाला हमरे मुंह पर धुआं उड़ा रहा था, संस्कार नाम का चीज़ नहीं है, बड़ों के आगे सिगरेट पी रहा था, चाचा ने आग बबूला होते हुए कहा। चाचा जी, वो उसका ऐसा ही है कल्चर, हमको तो माफ़ कर दीजिए ना, हम अब गलती नहीं करेंगे, मनोहर ने आंखों में पानी की कुछ बूंदें लाते हुए कहा। चाचा जी अपनी दिए जा रहे थे। वो कौन था? एक बुजुर्ग सा आदमी, चाचा ने किसी के बारे में पूछा। जी वो राय साहब थे, मनोहर ने कहा। कहाँ का साहब है? चाचा ने थोड़ा डाउन होकर कहा। जी वो हम लोग प्यार से राय साहब कहते हैं, वो भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, मनोहर ने चाचा को भ्रम से निकालते हुए कहा। क्या इतना उम्र का आदमी भी तैयारी करता है? धन्य है ई जगह हो बाबू, चाचा ने सर ऊपर कर कहा। ट्रेन खुलने को हुई। तब तक मनोहर ने सीधे चाचा के पांव पकड़ लिए और बाबूजी से कुछ नहीं कहने को कहा। चाचा आखिर चाचा ही तो थे। दिल पसीज गया। मनोहर को ऊपर उठाते हुए कहा, ठीक है सुधर जाओ, हम कुछ नहीं बताएंगे, और सुनो, हमारा रिपोर्ट दिखाकर दवा खरीद कर टाइम पर कोरियर कर देना, समझे? चाचा ने मौके पर चौका मारते हुए कहा। मनोहर ने आंसू पोंछते हुए हाँ कहा और ट्रेन खुल गई। चाचा दौड़कर ट्रेन पर चढ़े और एक बार हाथ हिलाया। मनोहर को चैन आया। स्टेशन से निकलते समय वह यही सोच रहा था कि जाते जाते भी कपार पर एक हेडेक दे गए चचा। चचा है कि कसाए। 14 आज संतोष की कोचिंग की क्लास का पहला दिन था। आज उसने अपने सपनों के सफ़र में पहला औपचारिक कदम बढ़ा दिया था। गुरुवार का दिन था। सफ़ेद पैंट पर उसने पीली शर्ट पहनी। पीली शर्ट पर सफ़ेद फब नहीं रहा था। उसका मन था कि काला पहने तो सूट करेगा, पर आज पहले दिन वो काला पहनकर नहीं जाना चाहता था। काला शुभ नहीं होता ना। पूजा पाठ के साथ शिव और हनुमान चालीसा का पाठ कर नई कॉपी पर अबीर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया। माथे पर तिलक किया। पहले पन्ने पर ऊपर जय मां सरस्वती का शॉर्ट फॉर्म JMS लिखा। दही चीनी खाया और निकल गया अपनी पहली क्लास के लिए। क्लास जाने से पहले उसने सारे संभव धार्मिक क्रियाकलाप बड़े पवित्र मन के साथ किए। पूजा और ध्यान का जो अधिकतम परफॉर्मेंस दिया जा सकता था वह उसने दिया।
उसकी खुद की धार्मिक साज सज्जा देखकर ऐसा लग रहा था कि बस उसके कानों में अगरबत्ती खोंच दी जाती तो वो खुद चलता फिरता जगन्नाथपुरी का रथ लगता। कोचिंग पहुंचते ही उसने प्रवेश द्वार को नीचे झुक हाथ से छूकर प्रणाम किया और सबसे पहले बाईं ओर बने ऑफिस में गया, जहां मनमोहिनी किसी और एक लड़के को लोक प्रशासन और समाज शास्त्र का कॉम्बिनेशन दिलवा रही थी। संतोष ने ऑफिस के दरवाजे से ही एक गर्म जलेबी टाइप मुस्कान के साथ मनमोहिनी को नमस्कार किया। उधर से मनमोहिनी ने भी सुषुम रबड़ी वाली मुस्कान के साथ मोस्ट वेलकम संतोष जी बोल अभिवादन किया और फिर एक क्षण रुक कर कहा, ओके आप क्लास में चलिए, सर बस आने ही वाले होंगे, गुड लक संतोष जी। संतोष ने वहीं खड़े खड़े थैंक्स कहा और क्लास की तरफ मुड़ गया। पहली क्लास समाजशास्त्र की थी। कक्षा में 10 मिनट के इंतजार के बाद एक नहाए धोआए स्मार्ट से आदमी का प्रवेश हुआ। ये दुखमोचन मंडल सर थे, समाजशास्त्र के शिक्षक। बच्चों ने खड़े होकर अभिवादन किया। ये देख संतोष को बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ इतने बड़े लेवल की पढ़ाई में भी स्कूली शिष्टाचार वाले संस्कार कायम हैं। वह तो इतने जोश और ऊर्जा से भरा था कि सर के अभिवादन में बेंच पर खड़ा हो जाता, पर पहले दिन के लोक लाज से नॉर्मल रहा। चलिए स्वागत है आप सबका, सबने फीस जमा कर दी है क्या? सर का पहला वाक्य था कक्षा में। जी सर, जी मेरा हाफ, जी कर देंगे सर, मिली जुली कई आवाज़ें आईं। अच्छा चलिए बताइए, आप में से कितने लोगों ने पूरी फीस जमा कर दी है? हाथ उठाए। सर का दूसरा वाक्य था आज की कक्षा में। संतोष ने झट अपना हाथ हवा में लहराया। अगल बगल देखा तो कोई हाथ नहीं उठा था। पीछे मुड़कर देखा तो 3 लड़के और एक लड़की ने हाथ उठाया था। चलिए अब आधे फीस वाले। सर का ये कक्षा में तीसरा वाक्य था। इस बार हाथ पहले से ज़्यादा उठे। चलिए डेमो क्लास वाले, जो फीस बाद में जमा करेंगे। वैसे कितने? कक्षा में सर का ये चौथा वाक्य था। इस बार बाकी के सभी ने हाथ उठा दिए थे। कक्षा में आते ही दुखमोचन सर ने जो 4 वाक्य कहे वो महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य की तरह थे, जिसके सहारे दुखमोचन सर ने पहली कक्षा के वास्तविक सत्य का पता लगाया। संतोष पहले बेंच पर बैठा था। पूरी फीस जमा करने के बाद पहली बेंच पर बैठना बनता भी था। दुखमोचन सर की नज़र संतोष से मिली। दोनों मुस्कुराए। संतोष को एकदम से लगा कि पहले ही दिन के केवल 5वें मिनट में वह सीधे शिक्षक की नज़र में आ गया। वैसे भी पूरी रकम जमा करने वाले 4-5 ही लोग थे, सो उनका शिक्षक की नज़र में आ जाना तो स्वाभाविक ही था। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे सर हैं, क्लास में आते ही सबसे पहले पैसे फीस की बात कर रहे हैं, है ना? कितने लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं? दुखमोचन सर ने फिर हाथ उठावन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहा। ज़्यादातर लोगों ने हाथ उठा दिया था, पर कुछ ऐसे भी बैठे थे जो सच में ऐसा सोच रहे थे और हाथ में उठाकर उन्होंने ये जता भी दिया था। देखिए, कुछ लोगों को सच में ऐसा लग रहा है, वैसे ज़्यादा को ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, असल में हम आज से समाजशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको ये दिखाना चाहता था, एक दुनिया, एक देश से लेकर एक छोटी सी कक्षा तक में लोग बटे हुए हैं कई आधारों पर। अलग अलग समाज है। कोई आर्थिक आधार पर बटा है तो कोई सोच के आधार पर बटा है। हमें समाजशास्त्र में इसी का तो अध्ययन करना है, यही तो पड़ताल करना है। दुखमोचन सर ने समाजशास्त्र के कोर्स का फीता काटते हुए अपना प्रवचन प्रारंभ कर दिया था। कक्षा में बैठे छात्र अपने शिक्षक के समाजशास्त्र का अर्थ समझाने की इस चमत्कारिक कला से अचंभित थे। वाह, क्या सर हैं! इतने कठिन तथ्य को इतना सरल कर, इतनी सहजता से समझा दिया। ये होता है कॉलेज और आईएएस के लिए पढ़ाने वाले शिक्षक का अंतर। दुखमोचन सर ने तो कमाल कर दिया था। लड़के लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगे कि कितना व्यवहारिक तरीका है इनका पढ़ाने का। अपने से जुड़ी चीज़ों से ही तथ्य को समझा देते हैं। यही मौलिकता तो किसी शिक्षक को खास बनाती है। दुखमोचन सर का जादू चल गया था। संतोष ने दुखमोचन सर के कहे एक एक वाक्य को अपनी नई स्वास्तिक बनी हुई कॉपी में उतार लिया था। नए छात्र बोर्ड पर शिक्षक के द्वारा खींची गई आड़ी तिरछी रेखाओं को भी कॉपी में हूबहू उतार लेते हैं कि कहीं इनका भी कोई सार्थक अर्थ न हो और उनसे ये छूट न जाए। आगे दुखमोचन सर ने समाजशास्त्र के सिलेबस पर चर्चा की, उसे पूरा करने में लगने वाले समय पर चर्चा की और इस तरह पहले दिन की क्लास पूरी हुई। बाहर निकलते ही संतोष पुनः मनमोहिनी के पास पहुंचा। वह अभी मोबाइल पर गर्दन गाड़े एंग्री बर्ड खेल रही थी। ओह सॉरी मैडम, बिजी हैं क्या? संतोष ने पहुंचते ही पूछा। नहीं आ जाए, बताइए कैसी लगी क्लास? मनमोहिनी ने सिर उठाकर कहा। जी वही तो बताने आया था, बहुत पसंद आया। सर बहुत मौलिक तरीका से पढ़ाते हैं। समाजशास्त्र तो हमारे लिए इतना नया विषय है, लेकिन एक ही मिनट में ऐसा समझा दिए कि अब लग रहा है कोनो दिक्कत ही नहीं होगा पढ़ने और समझने में। और बाकी आप तो हैं ही ना, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको बताएंगे ही, संतोष ने एकदम प्रसन्न भाव से कहा। संतोष वहां से निकलकर सड़क पर आया ही था कि बजरंग शुक्ला की दुकान पर उसे मनोहर, गुरु, भरत और राय साहब दिख गए। वहां पहुंच उसने सबसे हाथ मिलाया, पर वहां पहले से कुछ गर्मागर्म बहस चल रही थी। ये क्या चुतियागिरी कर दिए थे आप भरत जी? क्या तरीका है ये? आप मेरे चाचा के सामने ही सिगरेट, दारू, लन फन शुरू कर दिए। मनोहर झल्लाए स्वर में बोल रहा था। इट्स माई नॉर्मल बिहेवियर मनोहर, इट्स माई लिविंग स्टाइल। मैं हिंदी मीडियम के लॉन्डों की तरह छुप कर सिगरेट दारू नहीं पीता और न ही पब्लिक में आइडियल पसंद बनकर घूमता हूँ। वी आर फ्रैंक, हम इंग्लिश मीडियम वाले कुछ छुपाते नहीं, खुद को एक्सपोज करते हैं।
आपको बुरा लगा तो सॉरी, बट मैं राइट हूँ, ये जानता हूँ। भरत ने हाथ और कंधे बगुले की भांति उचकाते हुए कहा, ये मैं। भरत ने ऐसा बोलकर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बीच एक सांस्कृतिक रेखा खींच दी थी। संतोष सोचने लगा कि क्या पढ़ाई का मीडियम भी किसी को सांस्कृतिक रूप से ऊपर या नीचे कर देता है। भरत के पिता बिहार के आरा में बिजली विभाग में इंजीनियर थे और भरत आरा में ही पढ़ा लिखा था, सो उसके मुंह से हिंदी माध्यम की संस्कृति को लेकर यह हीनता का भाव और अंग्रेजी को लेकर इतनी कुलीनता का भाव किसी को हजम नहीं हो पा रहा था। मनोहर यह भी जान गया था कि भरत ने अपनी स्नातक तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में ही की थी और दिल्ली आकर अंग्रेजी माध्यम रख लिया था, जबकि अंग्रेजी में वो अभी उतना सहज कतई नहीं था। मनोहर की आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। सवाल अब उसके सिर्फ इस डर का नहीं था कि चाचा उसके बाबूजी को कुछ बता देंगे, बल्कि अब तो उसे अपनी पूरी पृष्ठभूमि और संस्कृति के पिछड़ेपन का हिसाब करने का मन हो रहा था भरत से। मनोहर ने भरत की बातों को दो संस्कृतियों के टकराव का मुद्दा समझ लिया था। संतोष भी मनोहर की तरफ झुका हुआ प्रतीत हो रहा था और राय साहब तो बेचारे दो संस्कृतियों के बीच में खड़े थे, क्योंकि वह हाल ही से भरत से अंग्रेजी ग्रामर और ट्रांसलेशन सीख रहे थे। साला हम लोग क्या गिरमिटिया मजदूर है बे, कितना हाई लेवल कल्चर है आपका। भरत कुमार जी, आप राजा गोली सिंह हाई स्कूल से ही पढ़ कर आए हैं, आरा जिला से। बीए तो डुमराव कॉलेज से किए आप। ये लंदन और न्यूयॉर्क वाला कल्चर कब सीख लिए आप? साला इंग्लिश में परीक्षा लिखते हैं तो इसका का मतलब है कि मीडियम के नाम पर पेट्रोल मुतिएगा। मनोहर ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं हिंदी मीडियम वालों से बहस नहीं करता, मैं आप सबका लेवल जानता हूँ। एक अच्छी किताब तक तो है नहीं किसी विषय पर हिंदी मीडियम में। भरत ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ये तो है, मटेरियल का तो कमी है हिंदी माध्यम में। राय साहब ने मौका देखते ही भरत का हल्का सा पक्ष लेते हुए कहा, अच्छा हमको तो 40 किताब खरीदवा दिए आप राय साहब, बिना मटेरियल के ही इतना खरीदवा दिए थे क्या? और कमी नहीं होता तो एक ट्रक किताब खरीदवा देते क्या आप? अंग्रेजी मीडियम वाला मटेरियल ट्रैक्टर भरकर खरीदता है क्या? संतोष ने पहली बार तल्खी से बोला। राय साहब किसी नए छात्र के पहले क्लास के जोश से परिचित थे, सो उन्होंने संतोष की बातों का कोई जवाब न देना ही अपने हित में समझा। वे मुंह घुमाकर सड़क की ओर देखने लगे। अब तक गुरु साइड में खड़ा हो चाय पी रहा था और पूरी बहस को दो मित्रों की हल्की फुल्की उठापटक के रूप में ले रहा था, पर अभी अभी भरत की कही हिंदी माध्यम के लेवल की बात ने एक पूरी जमात को इस बहस में कूदने का न्योता दे दिया था। गुरु के अंदर का भी महागुरु जग गया। उसे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की नहीं बल्कि भरत के मन में घर कर गए बेवजह की एक सांस्कृतिक बढ़त वाली भ्रामक भावना की बात बहुत खटकी थी। गुरु चाय का ग्लास रख उन सबके करीब आया। भरत जी, सारी बात मैंने भी सुनी आप लोगों की, लेकिन ये बताइए कि आपने खड़े खड़े हिंदी माध्यम में पढ़ने वालों का लेवल कैसे माप लिया? यहाँ किसी भी चीज़ के बारे में जानना समझना, उस पर सोचना ज्ञान है कि उसे हिंदी या अंग्रेजी के माध्यम से जानना समझना ज्ञान है? भाई साहब, एक भाषा आपके द्वारा जाने और समझे गए बातों या ज्ञान को संप्रेषित करने व्यक्त करने का माध्यम भर ही तो है ना? या अंग्रेजी में बोलना लिखना ही ज्ञान है क्या? अगर ऐसा होता तो अमेरिका और इंग्लैंड में तो स्कूल ही नहीं होना चाहिए था। वहाँ तो बच्चे बचपन से ही अंग्रेजी बोलते हैं। इंग्लैंड में बर्गर बेचने वाले को यहाँ आईएएस बना देना था, क्योंकि वो तो अंग्रेजी बोलता है। भरत कुमार जी, अंग्रेजी दुनिया की एक कामगार भाषा है, इसे सीखना चाहिए, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं, पर अंग्रेजी ही जीवन का आधार और सबसे कामगार है। ये हजम नहीं होगा सुन के। भाषा संवाद का माध्यम भर है, उसे वही रहने दीजिए। गुरु ने सिगरेट जलाकर कहा, मैं बात भाषा की नहीं, हिंदी माध्यम के कल्चर और उनके ज्ञान के लेवल की ही कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं दिखता। अब तक भरत ने भी एक सिगरेट दिल का ली थी। वाह वाह, ये जो हिंदी माध्यम वालों के सिलेक्शन के पोस्टर और होर्डिंग्स से पूरा बाजार और दीवार भरा पड़ा है, वो नहीं दिखा आपको? खैर इसको छोड़िए, आप कल्चर की बात करिए। ये बताइए कि आप हिंदी और इंग्लिश को कब से दो कल्चर का प्रतिनिधि बना दिए? आप तो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं ना, आप में ऐसा क्या खास है जो आरा या बिहार के कल्चर से एकदम अलग है? क्या सतुआ नहीं पीते हैं आप? ठेकुआ नहीं खाते हैं आप? बोरसी नहीं तापते हैं आप? आपके दादा धोती नहीं पहनते हैं क्या? पिताजी सरसों तेल नहीं मलते हैं क्या देह में? आपकी माँ आपके लिए जुतिया का व्रत नहीं रखती क्या? आपकी नानी या दादी छठ नहीं करती क्या? भोजपुरी नहीं बोलते या समझते क्या आप? तो फिर किस कल्चर की बात करते हैं आप? अरे अपने ही कल्चर पर अंग्रेजी में 4 किताब पढ़ के उसी कल्चर को भूल गए आप। इस देश का एक ही कल्चर है जो 5000 साल की सभ्यता के निचोड़ के बाद पाया है हमने, समझे आप? गंगा जमुनी संस्कृति, राम रहीम संस्कृति, ईश्वर अल्लाह संस्कृति, खीर से वही संस्कृति, यही सब है हमारी संस्कृति। ये इस देश के हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की यही एक संस्कृति है। गुरु के कहते कहते आधी सिगरेट जल चुकी थी। अब लेवल तो देख ही लेना हिंदी माध्यम का भरत जी, मनोहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पर आप लोग दब्बू हैं, आप लोग छुपकर पीते हैं, बाहुरी आदर्श बनाए रखते हैं। खुद को सामने लाने का साहस तो दिखाए, जो करते हैं वो स्वीकार करिए। भरत ने हार न मानने वाली जिद के साथ कहा। गुरु अब की तमतमा गया था। उसके दांत एक दूसरे को रगड़ रहे थे, चेहरा लाल हो गया था। उसकी 2 उंगलियों में अटकी सिगरेट पूरी तरह जल चुकी थी। उसने झट दूसरी सिगरेट निकाली और फिर शुरू हो गया। हद साला, छुपकर पीते हैं, पीते हैं, पीते हैं, ले दे के एक ही बात की, ये खुलकर पीते हैं, खुलकर पीते हैं।
अरे आप क्या रोज फ़ोन पर बाबूजी को हिसाब देते हैं क्या कि आज कितनी बोतलें गटकी और कितना डिब्बा धुआं किया? ये दारू पीना और सिगरेट उड़ाना कब से प्रगतिशीलता का पैमाना बन गया मेरे भाई, और इसका खुलकर पीना साहस हो गया? अरे ये बताइए, यहाँ कौन नहीं जानता कि गुरु रोज 4 बोतल बियर गटकता है? अब ये बात किस कल्चर के बाप को बताना जरूरी है कि उसका एक बेरोजगार बेटा जो 6 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहा है वो उन्हीं के पैसे से बियर पीता है और प्रतिशील बन गया? ये छुपाना अगर डर है और दब्बुपना है तो हाँ, हम दब्बू हैं। और ये जो आपका दारू और सिगरेट का खुलेआम पीना है ना, ये कोई साहस नहीं बल्कि इसे उन्माद कहते हैं। आपको बताऊं हम में क्या साहस है? हम में साहस है बाल श्रम के विरुद्ध बोलने का। हम में साहस है दहेज प्रथा का विरोध करने का। हम में साहस है नारी मुक्ति के आंदोलन करने का। हम में साहस है धर्म पर सवाल पूछने का। हम में साहस है बाल विवाह रोक देने का। हम में साहस है सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध सड़क पर उतर जाने का। हम में साहस है दबे कुचलों की हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े हो जाने का। हाँ, हम में ये साहस है। साहस इसे कहते हैं। जाओ, हम में साहस नहीं है किसी के चाचा के सामने सिगरेट पी के खुद के कल्चर को दिखाने का, अपना बोल्डनेस दिखाने का। भरत कुमार जी, गुरु एकदम आग के गोले की तरह तप रहा था अपनी बात पूरी करने के बाद। हो गया थोड़ा कंफ्यूजन गुरु भाई, अब रहने दीजिए। बात तो आपका सब सही है। भरत जी को मनोहर जी एकदम डायरेक्ट बोल दिए, इसलिए थोड़ा बुरा लग गया, नहीं तो मीडियम का बात थोड़े है कुछ। राय साहब ने थोड़ा बीच बचाव वाले भाव में कहा। राय साहब की स्थिति एकदम दर्जी वाली हो गई थी। भरत जहाँ भी फाड़ता राय साहब को ही सिलाई करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार गुरु ने भरत के प्रगतिशील विचारों को फाड़कर 2 फाड़ा बना दिया था। राय साहब, आप भी आजकल खूब मीडियम संवेदी हो गए हैं। देख रहा हूँ आप में आ रहे परिवर्तन को भी मैं। अब 2-3 पैग भी पचा ले रहे हैं आप। इंग्लिश मीडियम वाला स्टेमिना आने लगा है धीरे धीरे आप में, गुरु ने राय साहब पर तंज कसते हुए कहा। राय साहब हमेशा बचाव की मुद्रा में रहते थे, ऊपर से गुरु के सामने तो और भी सावधान थे। गुरु इससे पहले 3 बार बहस के दौरान राय साहब का चश्मा फोड़ चुका था। राय साहब अब और खर्च नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। उन्होंने बस मुस्कुराकर गुरु भाई का हाथ पकड़ लिया। लेकिन एक बात बोल दूं गुरु भाई, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा तो बोलूं, भरत ने फिर उचक कर कहा। मैं बात का नहीं, गलत बात का बुरा मानता हूँ। बात अगर सही है तो बेहिचक कहिए भरत कुमार जी, गुरु ने नॉर्मल होते हुए कहा। मैंने तो यही सुना था कि आपका सिलेक्शन इसी कारण नहीं हो सका क्योंकि इंटरव्यू में बोर्ड ने आपसे सारे प्रश्न अंग्रेजी में पूछे और जवाब भी अंग्रेजी में देने को कहा, आप अच्छा नहीं कर पाए। भरत ने घनघोर थरथराई के साथ बात कहते हुए गुरु की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया। इसमें बुरी लगने वाली कौन सी बात थी यार? हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। मुझसे ये भी कहा गया कि आपको टाई बांधना आता है कि नहीं। खुद से बांधे हो या किसी से बंधवा कराए हो, मुझे टाई खोलकर फिर बांधने को कहा गया। मैंने टाई बांधी तो वो शायद उतने ठीक से बांध नहीं पाए। उन्होंने हंसकर एक दूसरे से कहा भी कि ये तो बिहारी बारात का दूल्हा निकला जो विवाह के दिन ही जीवन में बस एक बार टाई पहनता है और वो भी बहनों या फूफा से बंधवाता है। हाँ, मैं नर्वस हो गया था, जो थोड़ा बहुत बोल सकता था वो भी अटक गया। मैंने कहा भी कि आखिर आपके द्वारा फॉर्म में माध्यम के पूछने का क्या मतलब है जब आप मुझे मेरे चुने गए माध्यम से बोलने और सुनने का अवसर नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि ये दिन मेरे जीवन का सबसे निर्णायक दिन है। जितना पढ़ा और सीखा है उन सबको प्रस्तुत करने के लिए आपको मेरे लिए सबसे उपयुक्त और सहज माध्यम उपलब्ध कराना चाहिए, न कि किसी विशेष माध्यम से ही खुद को पेश करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। आज तो मुझे मेरी अभिव्यक्ति का सबसे अनुकूल माध्यम चाहिए ना, क्योंकि आप तो मुझे मेरे ज्ञान और व्यक्तित्व से परखेंगे, न कि किसी खास भाषा को बोल लेने भर की क्षमता से परखेंगे। इतना सुनकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम नेता बनोगे, वही क्षेत्र ठीक रहेगा, वही बन जाओ। आईएएस वाली बात नहीं है तुम में, तुम बाहर जा सकते हो। और मैं बाहर आ गया। अगर आपकी अंग्रेजी ठीक रहती तो आप आईएएस बन जाते। ये सोचा कभी आपने गुरु भाई? भरत ने कहा। हाँ सोचा, अंग्रेजी सीखना चाहिए ये सोचा, पर आईएएस बनने के लिए ही सीखना चाहिए ये कभी नहीं सोचूंगा। अपने ज्ञान और काम भर अंग्रेजी की जानकारी के साथ इंटरव्यू तक पहुंचे लड़के को केवल अंग्रेजी बोलने की क्षमता न होने के आधार पर बाहर कर देने की परिपाटी का मैं विरोध करता हूं। मैं उस मानसिकता का विरोध करता हूं जिसने मुझे बिहारी दूल्हे का टाई वाला जुमला सुनाया। ये परिपाटी बदलेगी और मैं इसके विरुद्ध लड़ने का साहस रखता हूँ। एक दिन ये लड़ाई जरूर होगी, हम जीतेंगे भी, देख लेना भरत कुमार, हम जीतेंगे। ये मानसिकता हारेगी। गुरु ने इतना कहकर आंख मूंद ली, 2 बूंद नीचे गिरी टप से। अब माहौल थोड़ा बदल गया था। खींचे हुए माहौल में थोड़ी ढील आ गई थी। संतोष और मनोहर की आंखें भी पानी से भरी थीं। राय साहब चुपचाप खड़े थे। भरत कुमार बिना किसी भाव के पत्थर की भांति खड़ा था। उसने अनजाने में ही गुरु के दिल में आग लगा दी थी। अब देखना यह था कि गुरु कब उससे मशाल जलाकर अपने रास्ते निकलता। ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में था, कुछ तय नहीं था। तत्काल इतना हुआ कि शुक्ला जी को गुरु ने चाय के पैसे दिए और सब अपने अपने कमरे की ओर चलने हुआ को हुए। तभी मनोहर ने कहा, एक बार वो वाला बतिया कह दीजिएगा जरा गुरु भाई जो आप भाषा के बारे में हरदम बोलते हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मनोहर, भाषा तो सब जरूरी है। अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, उर्दू प्यार की भाषा है और हिंदी व्यवहार की भाषा है।
ये सुनते ही सबके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट तैर गई और आज की सभा वहीं भंग हो गई। 3 दिन क्लास करने के बाद संतोष ने एक रात अचानक मनोहर को फ़ोन लगाया। हेलो मनोहर भाई, कैसे हैं? अरे नमस्कार भाई, आप बताइए कैसे हैं? 2 दिन बाद याद किए, आप तो एकदम भूल ही गए हो संतोष बाबू। मनोहर ने हंसते हुए हाल चाल पूछा। अरे क्या बताएं बॉस, इतना क्लास करना पड़ रहा है। जीएस के लिए भी नवरत्न क्लासेज ज्वाइन करना है, फुर्सते नहीं मिल रहा है। मनोहर भाई एक तो बात कहना था आपसे, थोड़ा शर्मा रहा है। संतोष ने सच में लजाते हुए कहा। हाँ, ऐसा क्या बात कहिएगा हो, शर्म काहे आ रहा है, एकदम खुलकर कहिए, जान हाजिर है। मनोहर ने उधर से कहा। हाँ, अरे आपको याद है वो जब हम आपके कमरे पर पहली बार गए थे तो आप कुछ उजला छाती में लगा के बाल हटा रहे थे। हमको भी थोड़ा चाहिए था, सोचे थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए। अब सब राय साहब नहीं है ना? संतोष ने दम साध कर कहा। ओ अच्छा, बक महाराज, हेयर रिमूवर था वो, वीट नाम था उसका। इसमें क्या बात है, आप रुकिए, कल आते हैं, ले आएंगे, मनोहर ने कहा। पर संतोष का मन तो अपने पुराने रूप को बदल देने के लिए बेचैन था। वह अपने बाल बंद से तुरंत मुक्ति चाहता था। कोचिंग जाने के बाद उसे लगने लगा था कि दाढ़ी, बाल, मूंछ उसके ज्ञान छिद्रों को बंद भी कर सकते हैं। इसलिए वह जितना जल्दी हो सके ये सारा झाड़ पलाश हटाकर अपने व्यक्तित्व के बगीचे को एकदम साफ सुथरा और सुदर्शन कर लेना चाहता था। गाल से लेकर छाती तक में दूब घास की तरह उगे काले बालों की छाया से उसे उसका व्यक्तित्व मलिन जान पड़ रहा था। वह इन बालों को जड़ से उखाड़ना चाहता था। एक रात और इंतजार करना मुश्किल था उसके लिए। मनोहर भाई प्लीज़, आप अभी बत्रा पर आकर हमें दे दीजिए वो क्रीम, रात को हटा लेंगे, कल तो चलेंगे कमला नगर आपके साथ, थोड़ा 2-4 टी-शर्ट लेना था, संतोष ने अधीरता से कहा। मनोहर से अच्छा भला और कौन उसकी फीलिंग को समझता। उसने बत्रा आकर संतोष को बाल उखाड़ना द्रव्य दे दिया। संतोष बिना समय गंवाए अपने कमरे पर लौटा और लग गया अपने प्राइवेट उपनयन संस्कार में, जिसमें उसे सर के बाल छोड़ बाकी सारे अंगों के बाल उतार देने थे। क्रीम निकाल उसने उसे छाती समेत यथासंभव स्थानों पर घसा और 10 मिनट के बाद नारियल के छिलकों जैसा बाल छुड़ाने लगा। मात्र मिनट भर में छाती के सारे बाल नीचे रखे अखबार पर गिर पड़े। संतोष एक अजब सा भाव लिए खड़ा उन बालों को देख रहा था। इन्हीं छाती के बालों का हवाला देकर गांव में साहस और हिम्मत की बात की जाती थी। एक बार खुद उसने अपने पिता को कहते सुना था कि हमरे छाती में बाल है, अभी किसकी हिम्मत है जो हमारे खेत में बकरी घुसा के चरा देगा। अभी वो सारी हिम्मत अखबार पर मुरझाई पड़ी थी। संतोष ने सोचा, ये तो सामंती सोच है, छाती पर बाल से भला कौन सा हिम्मत आता है। उसने इस सोच को हेयर रिमूवर से साफ कर दिया था। अब मूंछ की बारी थी। हाथ में रेजले जैसे वो मूंछ साफ करने को हुआ, उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आ रहा था कि लोग उसके यहाँ पिता के जिंदा रहते मूंछ नहीं मुड़ाते थे। फिर उसने सोचा, जब बचपन में मुझे मूंछ नहीं थी तब कौन से उसके पिता जिंदा नहीं थे। सब बेकार की बातें हैं। और यही सब सोचते हुए उसने एक झटके में मूंछों को अपनी नाक के नीचे से काट अखबार पर गिरा दिया। मूंछों के झड़कर गिरते ही वो थोड़ा थर्रा सा गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर तुरंत खुद को संभाल लिया। वह सोचने लगा, इसी मूंछ के कारण लोग आपस में लड़ते रहे हैं। इसी मूंछ की झूठी शान के चक्कर में न जाने कितने युद्ध हुए हैं। मूंछ ऐंठना तो एक सामंती सोच का प्रतीक है। इस तरह संतोष ने सामंतवाद का एक और चिन्ह मिटा दिया। अब उसने एक नज़र खुद को आईने में देखा। पहली नज़र में खुद को पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई, पर अगले ही क्षण जान गया कि वह खुद ही खड़ा है आईने के सामने। सुबह का सवेरा उसका नया चेहरा लेकर आया था। तैयार होकर जब वह क्लास के लिए निकला तो सीढ़ी से उतरते उसे गुरु ने भी नहीं पहचाना, इस कारण टोका भी नहीं। संतोष को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता था कि मुखर्जी नगर में कुछ लोग तैयारी करने आते थे, कुछ लोग तैयार होने। आज कोचिंग पहुंचते वह सीधा मनमोहिनी के ऑफिस पहुंचा और सीधे उसका मोबाइल नंबर मांग लिया। मनमोहिनी के लिए संतोष को पहचानना मुश्किल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसी ऑफिस में बैठे कितनों का चेहरा बदलते देखा था। संतोष का भी उसे बस इंतजार ही था। मनमोहिनी ने हंसते हुए स्मार्टी कहा और अपना नंबर दे दिया। नए निखरे व्यक्तित्व के आत्मविश्वास ने आज संतोष को पहली सफलता दिलवा दी थी। उसने सफलता को तुरंत अपने मोबाइल में सेव कर लिया और जिस नाम से सेव किया वो था मेरी मोहिनी। उसकी यह सफलता पहले भी न जाने कितने मोबाइलों में इसी नाम से सेव हो चुकी थी। तुरंत वहाँ से निकल संतोष क्लास पहुँचा। आज उसने अपनी पुरानी सीट बदल ली। वह हर पुरानी चीज़ बदल देना चाहता था। संतोष अभी बैठा ही था कि एक तीखे नैन नक्श वाली गोरी सी गुलाबी भरे होंठ लिए लड़की ठीक उसके बगल में आकर बैठ गई। लड़की ने बैठते ही अपने बाल खोलकर बिखेर दिए। बाल के खुलते ही एक शानदार खुशबू से संतोष भर उठा। लड़की के ठीक पीछे बैठे लड़के की भी कमोबेश यही स्थिति थी। खुशबू के नाक तक जाते ही संतोष उसे महसूस कर मन ही मन 2-4 शैम्पू के नाम सोचने लगा। पैंटीन, डव, बॉटिका, हेड एंड शोल्डर जैसे कुछ नाम सोचकर उसने उस खुशबू से मैच किया, पर कुछ पुख्ता निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि वास्तव में वह कौन सा शैम्पू लगा कर आए है। कोई भी बदलाव जीवन में कितना लाभ लेकर आता है, यह आज उसने सीट बदल कर जाना था। उसके सीट बदलने भर से उसे इस वरदान के मिल जाने की उम्मीद नहीं थी।
संतोष दाईं ओर आंख घुमाकर उसे भर नजर देखना चाह रहा था, पर फिर बर्दाश्त कर सामने देखने लगता। तब तक पांडे जी भी आ चुके थे। आज संतोष पर नजर जाते ही उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यू आर लुकिंग सो गुड संतोष, बेटर देन लास्ट डे। संतोष ने हल्की आवाज में थैंक्स कहा और लजाते हुए दाएं देख ही लिया, एक नज़र ये देखने के लिए कि लड़की ने देखा कि नहीं। उसने सोचा, चलो कुछ तो इम्प्रेशन जमा होगा। अभी आधे घंटे की क्लास हुई थी कि लड़की की कलम हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। उसने झुककर कलम उठाई। इसी दौरान उसके हाथ की केहुनी संतोष के पेट में जा सटी। संतोष को तो लगा एंड्रोस्कोपी वाली मशीन सट गई। हाँ, अब वह गहरे सोच में पड़ गया कि लड़की ने केहुनी जानबूझकर सटाई या भाग्यवश सट गया। उसके बाकी की क्लास यही सोचते सोचते निकल गई। क्लास खत्म होते ही वह रोज की तरह पहले मनमोहिनी के ऑफिस गया। वहाँ काफ़ी भीड़ देखी तो बाहर निकल आया। कुछ दूर चला ही था कि पीछे से आवाज़ आई, क्या स्मार्टी, नाम क्या है तुम्हारा? पलटा तो देखा वही लड़की थी। जी संतोष, संतोष नाम है मेरा। वाह भाई, तुम्हारे घर वालों को एक बार में संतोष नहीं हुआ क्या? 2 बार संतोष संतोष नाम रख दिया तुम्हारा, कहकर खिलखिला पड़ी वो लड़की। कहा, जी ऐसा नहीं है, संतोष कुमार सिन्हा नाम है मेरा। संतोष ने अब की संभलते हुए। ओहो ओहो, सिंह के फूफा हो सिन्हा, अच्छा ये बताओ ये मूंछ खुद से बनाई है क्या? यह एक अप्रत्याशित प्रश्न था संतोष के लिए। जी हाँ, क्यों क्या हुआ? संतोष ने पूछा। तो जाके पूरी तरह बना लो, कहीं कहीं छूट गया है। सर ने जो कहा था तुमने सुना नहीं क्या? बेटर देन लास्ट डे, यानी आज कल से कम मूंछें थी। बकलोल कहीं के, बाय बाय, चलती हूँ। वह ठहाका मार हंसी और कुछ मिनट बाद आंखों से ओझल हो गई। संतोष वहीं खड़े तय नहीं कर पा रहा था कि वह क्या महसूस करे, गुदगुदी या कंपन। वह इन दोनों का भेद नहीं समझ पा रहा था। अगले दिन वह क्लास थोड़ी जल्दी पहुंचा। मनमोहिनी के ऑफिस में वह जैसे ही घुसा, मनमोहिनी आज शायद महिषासुर मौदनी बन बैठी थी। आइए संतोष जी, क्या बात है, रात को 2 बजे आप मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? और ये क्या मैसेज किया है? जाओ कट्टी, मैं तुम्हारी कब से दोस्त हो गई, जो फ़ोन नहीं उठाया तो कट्टी कट्टी खेलने लगे। आपको मैं कई दिनों से देख रही हूँ। आप पांडे जी से पढ़िए ना, रोज़ मेरे पास क्या घुसे चले आते हो? मनमोहिनी का रौद्र रूप देख संतोष सत्ते में आ गया। वो मैंने गलती से कॉल लगा दिया था मोहिनी जी। अच्छा, तो वो मैसेज? जी हाँ, सॉरी, गलती हो गई। आप लोग जैसे लड़के समझते क्या है किसी भी लड़की को, ये बताइए पहले। रोज़ रोज़ मुंह उठाकर चले आते हैं। लड़की की हंसी देखी कि बस समझ गए, काम हो गया। अरे भाई मेरे, ये हमारा काम है काम। हमें यहाँ बैठ के हर सूरत में हंसना पड़ता है और सबके साथ हंस के बात करनी पड़ती है। हमें इसी के पैसे मिलते हैं, समझे मिस्टर। हमें रोज़ आपके जैसे लड़के को लोक प्रशासन और समाज शास्त्र दिलवाने के अलग से भी पैसे मिलते हैं। आप सबको क्या लगता है यहाँ इश्कन इश्कन करने बैठी हूँ मैं? मनमोहिनी ने बिना रुके सब कह डाला। संतोष को मानो काटो तो खून नहीं। वह चुपचाप खड़ा था। ये हल्ला सुनकर ऑफिस के बाहर कुछ लड़के जमा हो गए। अच्छा मनमोहिनी मैडम, रहने दीजिए, अब हो गई गलती। आपने इतनी पर्सनली बात करके सिलेक्शन की विश दी थी, सो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, संतोष ने नर्म स्वर में कहा। अरे भानर में जाए विश, देखिए हमारा काम होता है हर स्टूडेंट का बेवजह उत्साह बढ़ाना, समझे आप? वरना हम भी जानते हैं कि 100 में 10 ही सेलेक्ट होते हैं, बाकी गधे ही होते हैं, पर हमें सबको घोड़ा कहना पड़ता है। अब दिमाग मत खाए जाए और आगे से बिना मतलब न ऑफिस आना न फ़ोन करना, आप समझ गए ना? मनमोहिनी रजिस्टर निकाल कुछ लिखने लगी। संतोष को अब लग रहा था कि मनमोहिनी ने विष नहीं, जहर दिया था। हंस हंस कर इतिहास छुड़वाकर लोक प्रशासन और समाज शास्त्र पकड़वा देने वाली मनमोहिनी इतनी निष्ठुर निकलेगी, वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह मन ही मन उसे बेवफा मान चुका था। अचानक उसके मन में भागलपुर आकाशवाणी से प्रसारित रेडियो पर सुना विदेशिया का वह गीत गूंजने लगा। हंसी हंसी पनवा खिलुले गोपी चनवा तक अपने तक गईले विदेश कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले लगाई के करेजवा में ठेस। आज संतोष का मन जल रहा था। आज उसका क्लास करने का मूड नहीं हुआ। वह सीधा कोचिंग से बाहर निकला और समोसे की दुकान पर पहुंच पहले समोसा खाया, फिर मोबाइल से मनमोहिनी का नंबर बड़े भारी मन से डिलीट किया। अभी वो वहां से निकला ही था कि सामने गब्बर की जूस की दुकान पर उसे वही लड़की दिखाई दी, क्लास वाली जिसने उसको बकलोल कहा था। हाय सैंटी, कैसे हो? आज क्लास नहीं गए क्या? लड़की ने संतोष को देखते ही पूछा। उसके मुंह से सैंटी नाम सुनते ही संतोष का बुझा चेहरा पुनः खिल उठा। उसके नए रूप को नया नाम दे दिया था उस लड़की ने। जी हाय हाय, हाँ आज नहीं गया क्लास। आप भी नहीं गई आज क्या? संतोष ने पूछा। अरे क्या हाय हाय, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा यार जो हाय हाय का नारा लगा दिए, कहकर वह हंसने लगी। उस लड़की के साथ उसकी एक सहेली भी थी। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए ठहाका लगाया। अच्छा यही है क्या कल वाला बकलोल? दूसरी लड़की ने पहली से पूछा। हाँ यही है बेचारा, पर आज देखो मूंछ पर दोबारा रेजा मार के आया है, पहली लड़की ने कहा। संतोष तो समझ नहीं पा रहा था कि उनकी बातों पर क्या प्रतिक्रिया दे। एक तो अभी अभी मनमोहिनी ने दिल तोड़ा था, ऐसे में उन लड़कियों की हंसी ठिठोली मरहम का ही काम कर रही थी। और मेरे प्यारे हनुमान, नाम तो पूछ लो हमारा। मनमोहिनी का तो नंबर तक मांग लिए थे, पहली लड़की ने फिर हंसते हुए कहा। जी आपको कैसे पता? संतोष को बड़ा आश्चर्य हुआ जानकर। ये बात उसने रात ही को सिर्फ मनोहर को बताई थी।
अरे प्यार मोहब्बत कहाँ छुपता है सैंटी जी, दूसरी लड़की ने मजे लेते हुए कहा। लो आओ जूस पी लो, अभी अभी तुम्हारा ब्रेकअप भी हो गया है, हमें ये भी पता है, पहली वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। संतोष का चेहरा अब की शर्म से लाल लाल टाइप हो गया। नहीं नहीं, वो सब बस ऐसे ही था, ऐसा कुछ नहीं था, कह संतोष पूरी तरह लजा गया। तब तक जूस वाले ने एक बड़ी मिक्स जूस की ग्लास संतोष के हाथ में पकड़ा दी। ये पहला मौका था जब संतोष एक नहीं बल्कि दो दो सुंदर लड़कियों के साथ खड़ा हो जूस पी रहा था। जी क्या नाम है आप लोगों का? संतोष ने जूस के गले में उतरते ही नई ताजगी के साथ पूछा। लो जी, पहले तो एक का भी नहीं पूछ रहे थे, अब दोनों का चाहिए। खैर जी, हमारा नाम विदिशा है और ये है मेरी सहेली पायल। नंबर चाहिए क्या हमारा भी? पायल ने हंसते हुए कहा। अब छोड़ भी दे बेचारे को यार, आज के लिए काफ़ी है। ओके बाय सैंटी सिन्हा जी, कल मिलते हैं। जूस के पैसे हमने दे दिए हैं। कितने लकी हो यार, पहली मुलाकात में लड़की के ही पैसे से जूस पी गए। कहते हुए फिर दोनों ने ठहाका लगाया और चल दी। संतोष के लिए आज का दिन मिला जुला रहा था। मनमोहिनी के जहर के बाद विदिशा के पिलाए गए जूस ने संतोष में थोड़ी सी जान वापस ला ही दी। संतोष ने वहीं से मनोहर को फ़ोन मिलाया और आज का किस्सा सुनाया। मनोहर ने हंसते नते हुए ये राज खोला कि पायल मनोहर की दोस्त है और कल रात विदिशा, पायल और मनोहर ने साथ खाना खाया था। उसके बाद ये भी बताया कि कल रात पायल मनोहर के कमरे पर ही रुक गई थी। वहीं मनोहर ने संतोष के बारे में पायल को बताया और पायल ने विदिशा को। फिर आज का किस्सा तो सारी कोचिंग को पता था। इतना हल्ला किया था मनमोहिनी ने। संतोष ने इन सारी बातों को सुनने के बाद बस एक ही सवाल किया, हे भगवान, अरे रात को क्या कर रहे थे आप लोग महाराज? अरे लीजिए, और कोई क्या करता है, पढ़ रहे थे। खूब पढ़े और क्या, कहकर मनोहर हंसने लगा। फ़ोन कब कट गया संतोष को पता भी नहीं चला। 16 विदिशा और पायल दोनों एक स्वतंत्र जिंदगी जीने वाली खुले विचारों की लड़कियां थीं। दोनों 2 साल पहले ही दिल्ली सिविल की तैयारी के लिए आई थीं। पायल पश्चिम बंगाल के आसनसोल से थी और विदिशा मध्य प्रदेश के भोपाल से। दोनों यहीं एक दूसरे से मिली थीं और अब वे दोनों रूम पार्टनर थीं। दोनों ही खुले विचारों वाली थीं। इसके बावजूद विदिशा और पायल के लिए स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ थे। विदिशा के लिए स्वतंत्रता का अर्थ मर्यादा के साथ खुलकर जीने में था। पायल के लिए स्वतंत्रता का अर्थ किसी भी तरह से जीने में था जिसमें मर्यादाओं की बंदिश के लिए कोई जगह नहीं थी। विदिशा लड़कों से बोलती, साथ घूमती और पढ़ती, उसे लड़के और लड़की का फर्क करना कभी नहीं आया। वो दोस्ती के साथ जी रही थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। उसकी दुनिया लड़का लड़की के चयन से मुक्त थी। उसे जो अच्छा लगा उसी के साथ बात करना, खाना, घूमना उसे खूब भाता था। दूसरी तरफ पायल के लिए आज़ादी इससे आगे की चीज़ थी। वह दुनिया की कोई ऐसी बात जिसमें मस्ती हो, मौज हो, उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसके लिए उसने कई लड़कों को जो उससे प्यार करते थे या करने का नाटक करते थे को छोड़ा था। वह शायद इस बदरंग दुनिया का सच विदिशा से ज़्यादा समझती थी, इसीलिए उसने पहले तय कर लिया था कि अगर दुनिया उसे नहीं छोड़ेगी तो वह भी दुनिया को नहीं छोड़ने वाली। पायल रोज लड़कों पर किए नए नए प्रयोग का किस्सा विदिशा को सुनाती। दोनों खूब मजे लेकर एक दूसरे को सुनते। विदिशा ने न कभी उसके प्रयोगों को अपने जीवन में उतारा, न ही पायल को किसी अच्छे बुरे काम के लिए रोका। आज रात भी विदिशा अपने कमरे पर अकेली थी। सुबह के 4 बजे होंगे तभी दरवाजे की घंटी बजी। विदिशा ने दरवाज़ा खोला। पायल अंदर आई। हाथ में मिठाई का डिब्बा और लगभग 10 पन्नों का एक नोट्स था। मेज पर रखा और सीधे बेड पर जा गिरी। अरे क्या बताऊं मेरी जान, आज अजीब भूंदू के चक्कर में पड़ गई, पायल ने करवट लेते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? बहना बहना कहकर रोने लगा था क्या? विदिशा ने पानी का ग्लास उठाकर कहा। नहीं यार, क्या बताऊं, वो एक मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, कौशिक नाम है। इसे मैंने 3 दिन पहले इकोनॉमी के कुछ नोट्स बनाने दिए थे, पूरा कर ही नहीं पा रहा था। आज मैंने सोचा थोड़ा सा चार्ज कर दूं तो शायद पूरा कर दे। यार कमरे पर गई, उसके लिखने बिठाया, हाथों को रोक कर हल्का टच दिया और बोली, कितना अच्छा लिखते हो। तब तो रफ्तार पकड़ी भोंदू ने। साला इतना धीरे लिखता है कि रात भर लिखवाया तो 6 पन्ना लिख पाया, पहले के 4 लिखे थे। मैं रात भर लैपटॉप पर फिल्म देखती रही यार, फिल्म भी ऐसी रखी थी खडूस ने, एक भी देखने लायक नहीं। मुझे भूख भी लगी थी। मिठाई का डब्बा खोला, 2-3 मिठाइयाँ खाई, फिर सोचा क्यों ना तेरे लिए ले चलूँ। मैंने आते वक्त डब्बा उठा लिया। इतना खुश हुआ मुझे डब्बा लेके जाते देख, वो बगलोल की तुझे क्या बताऊँ मैं। पायल ने आज का ताज़ा एपिसोड सुनाते हुए कहा। दोनों बातें करते करते सो गई। सुबह 9 बजे विदिशा की आँख खुली। उसे तैयार होकर क्लास जाना था। इधर संतोष भी कोचिंग पहुँच चुका था। आज से लोक प्रशासन की कक्षाएँ प्रारंभनी थीं। चूंकि अभी तक लोक प्रशासन के लिए किसी शिक्षक जुगाड़ नहीं हो पाया था, इसलिए इसकी कक्षाएं थोड़ी विलंब से शुरू हो रही थीं। बड़ी मुश्किल से लोक सेवक मेकअप के डायरेक्टर खगेंद्र तूफानी ने खुद 7 साल यहीं मुखर्जी नगर में IAS, PCS सब की तैयारी की थी, पर न वहां सफल हुए, न ही किसी विषय में कोई विशेषज्ञता ही हासिल कर पाए। हारकर लोक सेवक मेकअप नाम की कोचिंग खोली और उसके निदेशक बने। कक्षा में पहुंच संतोष ने अपनी सीट पकड़ ली। मन ही मन सोच रहा था कि शायद विदिशा ने भी उसका ही कॉम्बिनेशन पकड़ा हो। उसने सही सोचा था। विदिशा ने भी लोक प्रशासन को दूसरा विषय चुना था।
वह कक्षा में आई और चुपचाप पिछली बेंच पर जा बैठी। संतोष ने उसे पीछे जाते हुए देखा। वह सबसे आगे की बेंच पर था। वह सोचने लगा कि मैंने ये सबसे आगे बैठने की कैसी गंदी आदत पाल ली है। अब उसके और विदिशा के बीच उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जितनी दूरी थी। वह पृथ्वी लांघ वहां पहुंच भी जाता, पर अभी हाल ही में मनमोहिनी कांड के बाद इस तरह किसी लड़की के बगल में जा बैठना उसे ठीक नहीं लगा। इतने में लोक प्रशासन के शिक्षक प्रफुल्ल बटोहिया पहुंच गए। आते ही बच्चों ने तालियों से स्वागत किया। ये दृश्य देखकर बटोहिया सर कबका गए। पूछा, ताली क्यों बजाया आप सबने? हल्की फीकी मुस्कान के साथ बटोहिया सर ने, सर जी, इतने दिनों में तो हमारे तूफानी सर पब्लिक एड का कोई टीचर धरपकड़ कर लाए हैं, अब इस पर भी ताली न पीटे तो क्या छाती पीटे, एक लड़के ने खड़े होकर बेबाकी से कह दिया। बटोहिया सर कक्षा का मिजाज समझ गए थे। तभी एक और लड़के ने उठकर कहा, पैरफुल सर, ये लोक प्रशासन। लड़के ने अभी आधा वाक्य बोला था कि बटोहिया सर ने उसे चुप कराते हुए कहा, पैरफुल नहीं, प्रफुल्ल नाम है मेरा, समझे? चलो बैठ जाओ। अब आप सभी बोलेंगे या मुझे भी मौका मिलेगा? वैसे भी मुझे जल्दी कोर्स खत्म करना है। बटोहिया सर ने कक्षा की औपचारिक शुरुआत करते हुए सबसे पहले लोक प्रशासन विषय का महत्व बताते हुए कहना शुरू किया। देखिए, एक लोक सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए लोक प्रशासन विषय से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। यह विषय आप में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के दौरान ही एक प्रशासक गढ़ देता है। आप एक अधिकारी की तरह सोचने लगेंगे। आप में एक प्रशासक के गुण विकसित होने लगेंगे। मतलब आपको इंटरव्यू के लिए तो अलग से कुछ नहीं करना होगा। वो वाला पार्ट आपका खुद ब खुद तैयार हो जाता है। आपको खुद में एक आईएएस बैठा हुआ नजर आएगा, बस उसे बाहर निकालने की ज़रूरत होगी और समझिए आप सेलेक्ट। ये विषय पढ़ने वालों का आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि हमारी कक्षाओं में कई छात्र कोट पैंट पहनकर बिल्कुल एक प्रशासनिक अधिकारी की भांति बनकर पढ़ने आते हैं। जब तक आप खुद में दिन रात वो फीलिंग नहीं लाओगे तब तक कहाँ से उसे पाओगे। और मान लीजिए आप सेलेक्ट न भी हुए तब भी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने में ये विषय उतना ही काम आएगा। क्लास में बैठा ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसकी आंखों में एक क्षण के लिए बटोहिया सर ने लाल बत्ती न जला दी हो। हर विद्यार्थी एक दूसरे को एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह देखने लगा। संतोष तुरंत मौका देख पीछे मुड़ा और विदिशा को देखने लगा। वह अपनी कल्पनाओं में खुद को आईएएस की जगह आईपीएस देख रहा था, क्योंकि एक ही जिले में 2 जिलाधिकारी संभव नहीं थे। बटोहिया सर ने पूरी क्लास को एक रूमानी ख्याल के धुंध में लपेट दिया था। खुद में एक आईएएस देख सब झूम रहे थे। इसी झूम झुमवल के साथ पहली कक्षा का समापन हुआ। क्लास खत्म होते ही बटोहिया सर ऑफिस में बैठे। संतोष झट से ऑफिस के अंदर आया और सर के पांव छुए। नो भाई, ये अधिकारी का एटीट्यूड नहीं है। पांव मत छुओ, हाथ मिलाओ यार। बोलो कैसी लगी क्लास? बटोहिया सर ने मुंह में पान डालते हुए पूछा। सर वही तो सर, बस पहली बार थोड़ा सा लगा कि हाँ, हम में भी कुछ क्वालिटी है अधिकारी बनने का। थैंक्स सर, आप हम लोग के अंदर के आईएएस को बस बाहर निकलवा दीजिए सर, यही विनती है आपसे। एकदम बाहर आएगा, चिंता न करो। जब तक हम हैं लोक प्रशासन में दिक्कत नहीं होने देंगे, और तुम जैसे लड़के का तो तुरंत होगा भाई। बस मेरे साथ साथ मिलकर मेहनत करो, एकदम हो जाएगा सिलेक्शन। बटोहिया सर ने पूरी उम्मीद से कहा। अंदर से बाहर निकालने की बात तो वे ऐसे कह रहे थे जैसे बोतल में बंद जिनको बाहर निकालना हो। असल में मुखर्जी नगर में ऐसे कई मार्गदर्शक और अभिप्रेरक गुरु मिल जाते थे जो किसी को भरोसा दिलाने और उसका उत्साह बढ़ाने में गाय और बैल का कोई फर्क नहीं करते थे। वे बैल को भी यह आशा बंधवा देते थे कि तुम एक दिन दूध दोगे, बस अच्छे से चारा बेसन खाओ। और फिर इनके दिए नोट्स का चारा खा खा कर कई इस उम्मीद में कई विषय के सांड तो हो गए, लेकिन सफलता का दूध नहीं निकला उनसे। भला निकलता भी कैसे? सर हम हिंदी माध्यम हैं, लोक प्रशासन ठीक रहेगा ना? संतोष ने अपनी शंका का सवाल पूछा था। जब तक मैं हूँ सब ठीक रहेगा। अब देखिए मैं कितने दिन यहाँ हूँ, मैं तो बटोही आदमी हूँ। इस महीने 3 कोचिंग छोड़ चुका हूँ। मुझे पैसा नहीं सम्मान चाहिए, सम्मान का भूखा हूँ तारांकन। अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पैसा भी मिल जाए समय पर तो रह जाऊँगा। हाँ बस आप सबके लिए चलो इतना कर दूंगा। बटोहिया सर इतना कह ऑफिस से बाहर आ गए। बाहर और भी कई विद्यार्थी बटोहिया सर को खुद में आईएएस वाली फीलिंग घुसाने के बदले थैंक्स कहना चाहते थे। कुछ ने तो कल से कोट पैंट ही पहनकर आने का संकल्प ले लिया था। दुखमोचन सर इधर कुछ दिनों से परेशान थे। आज भी वे कक्षा में आधे घंटे लेट पहुंचे। आते ही उन्होंने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और उनके खान पान पर परिचर्चा प्रारंभ कर दी। उनका मानना था कि अच्छा भोजन ही आपको अच्छा और स्वस्थ मस्तिष्क देता है, जिससे आप मन लगाकर पढ़ाई कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपने दुर्खीम टिफिन वाले का नाम सुना है? दुखमोचन सर ने पूछा। हाँ सर, हम तो लेते हैं उसी से, एक लड़के ने कहा। कैसा खिलाता है? दुखमोचन सर ने दूसरा सवाल पूछा। अब विद्यार्थियों को समझते देर न लगी कि सर इसी टिफिन वाले से खाना खाते हैं और ख़राब खाने की वजह से या तो झगड़ा हुआ है या कोई और विवाद। सर पहले तो अच्छा ही खाना देता था, इधर कुछ दिनों से स्तर गिरा दिया है, जैसे तैसे बना के भेज देता है। एक ही सब्जी लगातार 5 दिन देता है, हम तो बंद कर दिए, एक और लड़के ने उठकर कहा। हाँ वही तो भाई, बहुत लड़कों ने बंद करवा दिया है इधर 2-3 दिन के अंदर। देखिए असल में जो मुख्य रसोइया था वो अभी कुछ दिन के लिए अपने घर चला गया है, बिहार अपने भाई की शादी के लिए।
एक दो और एक्सपर्ट स्टाफ भी छुट्टी पर हैं। सो एक दो दिनों के अंदर फिर से क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। आप लोग दुर्खीम टिफ़िन पर विश्वास बनाए रखें। दुखमोचन सर ने दुर्खीम टिफ़िन पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हुए कहा। ये सब सुनते ही सारे विद्यार्थी भौंचक थे। वे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दुर्खीम टिफ़िन से दुखमोचन सर को क्या लेना देना। पीछे की ओर बैठी विदिशा मुंह दाबे सिर नीचे करके हंस रही थी। उसे शायद सब पता था या वह अभी अभी सब समझ चुकी थी। सर, आपको इतना सब कुछ कैसे पता? एक लड़के ने पूछ ही दिया। इसलिए क्योंकि दुर्खीम टिफ़िन मैं ही चला रहा हूँ पिछले 2 सालों से। वो मेरी ही टिफ़िन कंपनी है, दुखमोचन सर ने कह ही दिया। सर, क्या सच? भौंचक लड़के ने पूछा। अरे सच क्यों नहीं, कोई रिलायंस कंपनी के बारे में बोल दिया हूँ क्या कि वो मेरी कंपनी है जो इतना आश्चर्य कर रहे हो? एक तो खुद परेशान हूँ, ऊपर से आप लोग टिफ़िन बंद कर रहे हैं। आप लोगों को न हमारे नोट्स पर भरोसा रहता है, न अब हमारे टिफ़िन पर रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? अगर हम पर भरोसा किया है तो थोड़ा धैर्य रखिए। अभी थोड़ा टिफ़िन का खाना बनवाने में उलझ जा रहा हूँ। सो नोट्स पर काम छूट जा रहा है। 2-3 दिन में दोनों ठीक हो जाएगा। देखते नहीं रोज़ आने में लेट हो जा रहा हूँ। सब्जी ला के देता हूँ, बनवाता हूँ और पैक करवाता हूँ, तब क्लास आता हूँ, दुखमोचन सर ने स्पष्ट कहा। अब दुखमोचन सर अपने विद्यार्थी जीवन का संघर्ष सुनाने लगे जब वे खुद आईएएस की तैयारी करते थे। उन्होंने बताया कि जब वे मुख्य परीक्षा लिख रहे थे तब खराब खाने की वजह से उन्हें हैजा हो गया था और उनकी परीक्षा छूट गई। उन्होंने तब तय कर लिया था कि खराब खाने की वजह से किसी विद्यार्थी का करियर खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने तभी सोच लिया था कि उन्हें जब भी अवसर मिलेगा वे बच्चों को अच्छा खाना जरूर उपलब्ध कराएंगे। यही सोचकर उन्होंने दुर्खीम टिफ़िन शुरू किया। पैसा कमाना उनका लक्ष्य नहीं। दुखमोचन सर ने साफ किया कि वे नहीं चाहते कि खराब खाने की वजह से जो दुर्घटना उनके साथ घटी वो किसी अन्य मासूम अभ्यर्थी के साथ घटे। अब सारे विद्यार्थियों का मन दुखमोचन सर के प्रति अगाध श्रद्धा से भर गया। एक लड़के ने फुसफुसाहट वाले स्वर में अपने बगल वाले लड़के से कहा, भाई, आज के ज़माने में इतना बड़ा दिल और विद्यार्थियों के लिए सोचने वाला कहाँ मिलता है। सोचो हमारे लिए ये आदमी कितना नीचे गिरकर हमारा भला कर रहा है। टिफ़िन तक बेच रहे हैं बेचारे। कक्षा में बैठे लगभग सभी विद्यार्थियों ने दुर्खीम टिफ़िन खाना तय कर लिया था। सबका सोचना था कि सर हमारे लिए टिफ़िन बेच रहे हैं तो हमें भी इनके लिए टिफ़िन ज़रूर खरीदना चाहिए। इस तरह से खाने पर एक सार्थक क्लास के बाद आज की कक्षा खत्म हुई। अभी सभी उठकर जाने ही वाले थे कि कोचिंग के निदेशक खगेंद्र तूफानी जी अंदर आए। उन्हें देख सभी पुनः अपनी सीट पर बैठ गए। दुखमोचन सर भी रुक गए। खगेंद्र तूफानी ने कहा, एक जरूरी जानकारी देनी थी आप सबको। देखिए, आपके लोकप्रिय टीचर प्रफुल्ल बटोहिया जी ने आईएएस की तैयारी पर आईएएस बनने के 31 नुस्खे नाम की एक किताब लिखी है। एक किताब आपके सामने बैठे विख्यात समाजशास्त्री दुखमोचन मंडल जी की है, अच्छा भोजन पक्का सिलेक्शन नाम की। अगर आप में से कोई भी सच में सफलता के प्रति गंभीरता से तैयारी कर रहा है तो ये दोनों किताबें बेहद ज़रूरी हैं। आप ज़रूर खरीद लें, फ़ायदे में रहेंगे। अगर गंभीर नहीं हैं और टाइम पास कर रहे हैं तो मत खरीदना, उस पैसे का चाउमीन खा लीजिए। आगे जो आपकी मर्जी, धन्यवाद। इतना कहकर वे वापस अपने केबिन में चले गए। दुखमोचन सर मुस्कुराते हुए पीछे पीछे निकले। कई लड़के लड़कियां उनके पीछे उनकी किताब का मूल्य पूछने के लिए साथ साथ चलने लगे। करीब 5 मिनट बाद खगेंद्र तूफानी और दुखमोचन सर साथ बैठे थे। खगेंद्र जी ने दुखमोचन सर से पूछा, आखिर सर आप 2 काम एक साथ कैसे संभालिएगा? या तो टिफ़िन चलाइए या फिर फुल टाइम टीचिंग ही देखिए। अब देखता हूँ, करना तो एक ही काम है, दोनों में जो ठीक ठाक चल जाएगा उसी को आगे कंटिन्यू कर दूंगा, कहकर दुखमोचन सर कोचिंग से निकल गए। संतोष ये सब देख रहा था। उसने अपनी जगह पर ही बैठे पीछे मुड़कर देखा तो विदिशा अब तक पेट पकड़कर हंस रही थी। संतोष उसे देखकर थोड़ा हंसा पर फिर आगे की तरफ मुंह कर दोनों पैर बेंच की तरफ ऊपर खींच दोनों हाथ कपार पर धर सफ़ेद बोर्ड को देखता हुआ यही सोचने लगा कि अब आगे क्या होना है पता नहीं। उसे पहली बार लगा कि फीस भी पूरी जमा कर चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता था। तब तक विदिशा पीछे से उठ संतोष के पास आ गई। क्लास लगभग खाली हो चुकी थी। उसने संतोष की पीठ पर एक जोरदार धौल देते हुए कहा, क्या सैंटी जी, पूरी फीस जमा कर दिए है ना? यही टेंशन हो रही है क्या? अरे विदिशा जी, आपको कैसे पता? आपकी हालत देखकर पता चल रहा है, वरना मेरी तरह फ्री होकर हंसते और कान पकड़ते आगे से ऐसे मायाजाल से। मैंने अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया, समझे हीरो, बोलकर विदिशा बाहर निकलने लगी। संतोष ने भी हाथ कपार से हटाया और उसी के साथ कोचिंग से बाहर निकल गया। अगले दिन संतोष एक बार फिर बटोहिया सर की क्लास में था। कक्षा में घुसते ही प्रफुल्ल बटोहिया ने अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा, आप लोगों को बताऊं कि मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहता था, पर जब मैं आईएएस नहीं बन पाया तो मेरी माँ ने अंतिम समय में मुझसे वचन लिया था कि वादा कर तू 500 लोगों को आईएएस बनाएगा, तब जाकर तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। उसी वचन को पूरा करने के मिशन में मैं जी जान से जुट गया। आज तक 234 आईएएस बना चुका हूँ। मैं प्रॉपर की बात कर रहा हूँ, नहीं तो अलाइड और पीसीएस मिलाकर तो संख्या 1000 से ऊपर हो जाएगी। मेरा लक्ष्य 500 प्रॉपर आईएएस बनाना है, उसके बाद ये फील्ड छोड़ दूंगा। अब देखिए आप में से कौन इस मिशन 500 में आता है।
बटोहिया सर के टीचर बनने की इस मर्मस्पर्शी कथा और मां की भावुक प्रेरणा से जुड़े मिशन 500 की संकल्प संख्या सुनकर कक्षा में बैठे विद्यार्थियों की आंखें भर आईं। संतोष की आंखें भी डगमगा गई थीं, लेकिन बटोहिया सर की मां को याद करके नहीं, वह आज अपने माँ बाप के सपनों को याद कर छलक पड़ा था। यह महत्वपूर्ण पल था उसके जीवन का, निश्चय ही। दोस्तों, कहानी अब बेहद भावुक और प्रेरणादायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगर आपने यहाँ तक ऑडियो बुक सुनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें नेवर गिव अप। डेली फैक्ट्स के ऑडियो बुक जंक्शन में हम आपके लिए ऐसी ही शानदार हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ लाते रहेंगे। अगले भाग में मिलते हैं एक नई उम्मीद और नए संघर्ष के साथ। धन्यवाद।